धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो रोचक खबरें सामने आ रही हैं उसे लेकर धाकड़ खबर ने एक बुलेटिन शुरू किया हुआ है। बीच बीच में हम आपके सामने रख देते हैं, रोजाना तो रख नहीं पाते हैं, आप भी समझते हैं ना उतनी मैन पावर है, ना उतनी मशीनरी है और ना उतना कर सकते। भैया सीधी सीधी सी बात है, बनाना करना छाटना आपके सामने धरना टाइम तो लगता ही है ना खबर में। तो आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता हो कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर अपनी जरा सी भी भूमिका निभा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके या पेटीएम नंबर के जरिए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्या करें, मांगने की आदत पड़ गई है, यहाँ बैठे हैं, यूट्यूब जो है वो सब चीज़ों को बंद करता जा रहा है, गूगल वालों का भी यही हालत हो गया। तो बने कैसे रहें, इसी स्तर पे आ गए। चलते हैं पहली खबर की तरफ। तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए वो लड़का रात को अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। उसके लिए एक चारपाई बाहर ही भिजवा दी जिस पर वो रात भर पड़ा रहा और घर से 5 मीटर की दूरी पर उस चारपाई को डाला गया। दिन निकला, सुबह उसकी जांच कराई गई तो प्रारंभिक जांच में जब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आया तब जाकर उसको घर के अंदर एंट्री दी। लेकिन घर के अंदर एंट्री देने के बाद भी बताया जा रहा है उसको किसी ने हाथ लगाने, छूने या प्यार करने की, जैसे बच्चा आता है आजा मेरा बच्चा, वो कोशिश नहीं की। ये खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आ रही है। यहाँ का एक मोहल्ला है मिशाना का रहने वाला ये लड़का है जिसका नाम बताया जा रहा है अनुराग दिवाकर उर्फ टीटू। ये नोएडा के सेक्टर 16 की कंपनी में काम किया करता था। लॉकडाउन के कारण वहाँ पे फंस गया। 16 अप्रैल को इसके ठेकेदार ने कहा भैया पतली पकड़ लो, यहाँ से निकल लो, यहाँ रह नहीं पाओगे ज़्यादा दिन, क्योंकि हमारे भी बस की नहीं है कि और झेल लें तुम्हें। ये निकल लिया वहाँ से और किसी तरीके से ट्रक में, ट्रॉली में, किसी और चीज़ में लत्ता पत्ता पहले आगरा पहुँचा, आगरा से फिर और दूसरी जगह पहुँचा, फिर पैदल चलता हुआ ये 19 तारीख की रात को अपने घर पहुँच गया। दरवाज़ा जाके खटखटाया तो घर वालों ने कहा भैया यहाँ नहीं घुसने देंगे हम, ठीक है बाहर ही पड़ जा। तो ये बाहर ही अपना उसने चारपाई डाल दी, ये बाहर ही पड़ गया और पड़ने के बाद सुबह तड़की उठा और तड़की जाके इसका फिर इन्होंने उसका मेडिकल चेकअप कराया तो प्रारंभिक जांच में जब ये सही मिला, मतलब निगेटिव पाया गया, कोरोना नहीं है, तब उसके बाद इसको घर के अंदर एंट्री दी गई। तो बताइए कोरोना ने क्या हालत बना दिया है। जो हम कहते थे पारिवारिक चीज़ें हैं वो किस तरीके से टूट और उलझ रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहले भैया 3000 रुपये दो, होंगे तुम किसान, बाद में तुम्हारा गेहूं तुलवाएंगे। ये खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के शामली से आ रही है। आपको पता है चारों तरफ लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते हर आदमी परेशान है, लेकिन सरकारी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी भैया वो 12 महीने कमाते हैं। भैया पुलिस वाले अब भी पैसे कमा रहे हैं, 4 लोगों को पकड़ के लाते हैं, थाने में बैठाते हैं, फिर बाद में पंछियों को उड़ाने के नाम पर पैसा कमाते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, जांच के नाम पर पैसा कमाते हैं, 4 लोगों को डंडा मार देते हैं वो बचने के लिए, बाबूजी हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करो, चालान मत करो, तो पैसा कमाते हैं। तो सरकारी विभाग का जो आदमी अधिकारी है, मैं तो बल्कि कहता हूँ नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक अध्ययन इस देश में होना चाहिए कि पैसा बढ़ा तो किन के पास बढ़ा। नरेंद्र मोदी का आने का मतलब समझ रहे हैं ना, 2014 के बाद बीजेपी की जगह जगह प्रदेशों में सरकारें बन गई, तो उसके बाद अध्ययन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा, मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना मानना है कि सरकारी अधिकारी के पास बना। भाई वो तो एटीएम बन गए हैं, लोग जा के डाल रहे हैं उनके, और लोगों को तो कमाना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसी ही तस्वीर आ रही है। शामली के अंदर एक गेहूं क्रय केंद्र बनाया गया है। क्रय केंद्र का मतलब आप समझ रहे हैं, खरीदने वाला केंद्र। वो वहाँ पे जो है अब कहा जा रहा है कि भैया 20 रुपये क्विंटल आपको देना होगा। अब एक ट्रॉली आती है, किसान क्या करते हैं, जैसे गांव से एक ट्रॉली चली, भैया तेरा कितना गेहूँ है, 20 क्विंटल है, तेरा कितना गेहूँ है, इतनी क्विंटल है, तो पता चला 150 क्विंटल उसने अपना उसमें लाद लिया। भाई एक ही भाड़े में चले जाएंगे बेचारे सब, वहाँ पहुँच जाते हैं। जब नंबर आता है कि भैया हमारी तोल लें तो वो कहता है भैया 3000 रुपये दे दो, 150 बोरियाँ थारी, 150 क्विंटल धरा इसमें। तो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है लेबर चार्ज के नाम पर, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि अगर ये लोग नहीं सुधरे और सरकार ने कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन अपने स्टाइल से निपटेगी। आप जानते हैं भारतीय किसान यूनियन का स्टाइल क्या है, बाबा टिकैत, सीधे थप्पड़ ही जड़ दें अधिकारी को, हैं कमिश्नर साहब को, तो उस तरीके का स्टाइल है इनका। अब इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है, जब इस अधिकारियों से पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बताया जी ऐसा पिछली बार तो बैंक में आ जा रहे थे पैसे, लेकिन अब लॉकडाउन लागू है इस साल तो पैसे आ नहीं रहे, तो हम क्या करें, हम तो लेबर चार्ज जो है वो किसान से डायरेक्ट लेंगे। अब किसान कह रहा है उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो देगा कहाँ से, यानी कि दोनों तरफ से दिक्कत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली के 2 क्वारंटाइन सेंटर से 36 लोग फरार हो चुके हैं। एफआईआर दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर पहुंची है, इधर उधर से छांट फटक के, वो है दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक स्कूल है जिसको डग्गा स्कूल के नाम से जाना जाता है। वहाँ 16 अप्रैल से 135 लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है, जिसमें से 32 लोग कल रात उड़ गए वहाँ से जी, फरार हो गए मौका देख के। और उसके बाद जो है वो वहाँ का जो भी प्रिंसिपल है, जो भी अधिकारी है, उसने जिला प्रशासन के अधिकारी को सूचना दी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करा दी है और उनकी तलाश की जा रही है। इसी तरीके से मॉडल टाउन का इलाका पड़ता है, यहाँ पे आज़ादपुर में एक स्कूल है, वो भी स्कूल में 15 अप्रैल से वहाँ पे भी 107 लोगों को रखा गया था। वहाँ से सिर्फ 4 लोग ही निकल पाने में, यानी कि उड़ पाने में, फरार हो पाने में कामयाब हो पाए हैं। अब ये 36 लोग फरार हो चुके हैं। कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं, इनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लगता है जमाती नहीं है। भाई साहब जमाती होते ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा होता अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना, क्योंकि इन्हें धंधा तो कुछ रहा नहीं है। इस नाम पे आसानी से दलाली चाटुकारी इनकी हो जाती है। पहले सोनिया गांधी के बारे में बकवास करी अपने डिबेट शो में, फिर रात को दिखाया कि मेरे ऊपर हमला हो गया, फिर जाके मोदी जी के पैर पकड़ लो, देखो महाराज मैं तो तुम्हारी भक्ति ही करता हूँ और देखो मुझ पे हमला हो रहा है, मुझे बचा लो महाराज, आपके दम पे ही तो मैंने पहले इंग्लिश का चैनल शुरू कर दिया और बाद में मैं अब हिंदी का चैनल भी करने लगा हूँ। पत्रकार तो हूँ नहीं लेकिन आपका भक्त तो हूँ महाराज। लिख भी अपने ट्वीट पे वो ऐसा ही कुछ रहा है कि देश के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की नीयत से हमला हो गया। अरे भैया कौन तारे पे हमला करवा रहा, खुद ही ऐसा बोलते हो और खुद ही अपने बंदों से ड्रामा करा के मशहूर होने के लिए ऐसी नौटंकी करते हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, ऐसे नौटंकी करने वालों को। साइबर सेल का वो मुखिया है, जांच कर रहा है जम्मू कश्मीर में कि पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट कर दिया है, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो देशद्रोह का मुकदमा करने के मामले की ये जांच कर रहा है। लेकिन इसी दौरान भाई पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार थोड़ी सारे पत्रकार हैं, और जगह पे जो बैठे हुए हैं वो कुछ पत्रकार हैं। तो पत्रकार क्या काम करते हैं, इस अधिकारी का 2013 का यानी कि 7 साल पुराना एक ट्वीट निकाल के इसी के सामने घुमाने लग जाते हैं कि भैया एक बात बताओ, ताहिर अशरफ इस अधिकारी का नाम है जो साइबर सेल का वहाँ पे हेड है जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि एक बात बताओ 2013 में तुमने ट्वीट किया था और एक इंटरव्यू की बातचीत का हवाला देते हुए लिखा था कि नरेंद्र मोदी को इंसानों के मरने पे खुशी होती है। 2002 के दंगों का जिक्र उसमें आप लोगों ने किया था। बता दें वो इंटरव्यू कुछ इस तरीके का था नरेंद्र मोदी का कि अगर मेरी कार के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो मुझे दुख होता है। इंटरव्यू में ये कहा था, तो उसी पे इन्होंने अपना ट्वीट किया था, टिक्का टिप्पणी कर दी। अब पत्रकारों ने जब इनके सामने घुमाना शुरू कर दिया तो इन्होंने वो 7 साल बाद जाके अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो कमाल की रोचक खबर है ना जी। उन पर तो देशद्रोह लगा रहा है ये अधिकारी, लेकिन अपने ट्वीट पे भी तो देशद्रोह लगा ले अपने ऊपर हैं। अपनी जांच नहीं कर सकता क्या थोड़ी बहुत, या वो करे तो ठीक है और दूसरे करें तो उस पर बवाल है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। घर में रहकर क्वारंटाइन कर रहे युवक की मौत हो गई। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने की प्रशासन और पुलिस द्वारा कोशिश की गई उसके परिजनों के साथ मिलकर, लेकिन खबर मिलते ही गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा भैया हम यहाँ ना इसका अंतिम संस्कार करने देंगे, तुम यहाँ इसका अंतिम संस्कार कर दोगे तो हमारे यहाँ पे भी कोरोना फैल जाएगा। खबर हमारे पास आजमगढ़ से आ रही है। आजमगढ़ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। वहाँ बताया जा रहा है कि कानपुर में काम करने वाला ये शख्स था। इसके परिवार में पत्नी है, 6 साल की इसकी बेटी है, और ये वहाँ से जब लौटा तो अपनी ससुराल में रुक गया क्योंकि इसकी पत्नी है ससुराल में रहती है। कलानपुर एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर ये आया था 22 मार्च को। तो 22 मार्च को जब आया और पता चला कानपुर से, आपको पता है कानपुर में कोरोना का मामला ज़्यादा है, तो इसकी जांच कराई गई। जांच इसकी नेगेटिव आई, लेकिन इसके बाद इसको कहा गया भैया अपने घर में क्वारंटाइन रहो। ये अपने घर में क्वारंटाइन था। उसी दौरान बता रहे हैं इसकी हालत बिगड़ गई। अब क्वारंटाइन में परिवार के लोग भी तो दूरी बना लें ना जी, खाने को टाइम पे नहीं दे रहे, वो भी सोचे हैं भैया हमें ना हो जाए इसकी वजह से। हालत बिगड़ गई, तो हालत बिगड़ जाने के बाद आसपास के डॉक्टर से इसका इलाज कराया गया, लेकिन इसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर प्रशासन में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नहर किनारे इसका जाके अंतिम संस्कार करने लगे। लोग आए, कहने लगे भैया इसको लेके जाओ शमशान घाट, वहाँ इसका अंतिम संस्कार करो, यहाँ हम नहीं करने देंगे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने अंतिम संस्कार करने दिया। शर्त ये लगाई गई कि इसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जाए, तो उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिस स्कूल में 10 साल से कभी पेंट पुताई नहीं हुई थी, जब वहां मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया तो उन्होंने उस स्कूल को चमका दिया।
ये खबर हमारे पास राजस्थान के सीकर इलाके से आ रही है। यहाँ के एक स्कूल में मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया। एक इलाका पड़ता है पलसाना यहाँ का। वो लोग वहीं फंस गए थे, उनको वहाँ पे रख दिया गया, भैया तुम यहाँ रहो। खाने पीने की उनकी व्यवस्था की गई और उनमें से पता चला होगा गांव के लोगों को, भैया ये तो पुताई पुताई का काम जानते हैं। बात हुई तो अब उन्होंने, खबर ये आ रही है कि उस स्कूल को चमका दिया है, जिस पर 10 साल से सरकार तो कभी पुताई ना करवा पाई। मजदूर जो है, कहते हैं ना, दिल तो गरीब के पास ही है भैया, और इन्होंने अपनी मेहनत का कोई पैसा नहीं लिया। गाँव वालों से कहा कि व्यवस्था करो, रंग पुताई की व्यवस्था हो गई और इन्होंने इस स्कूल को चमका दिया। तो मजदूर ही तो इस देश को चमका रहे हैं। चमाती सड़कें देखिए, दौड़ती हुई मेट्रो देखिए, बने हुए बड़ी बड़ी गाड़ियां देखिए, कौन चमका रहा है? मजदूर तो चमका रहा है, लेकिन बेचारे का दुर्भाग्य है कि ना वो उसमें बैठ सकता है, ना उसकी सुविधा का लाभ उठा सकता है। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है पुलिस के डंडे के अलावा। 2 साल पहले मर चुके इंजीनियर को लॉकडाउन के दौरान मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सौंप दी गई। क्या कमाल की खबर है, बिहार से ही आ सकती है, कल्पना करके रखिए। बिहार के पटना से खबर हमारे पास आ रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक पटना के खाजपुर में एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई। मजिस्ट्रेट जब ड्यूटी पे नहीं पहुंचा तो लोगों ने पता किया कि मजिस्ट्रेट क्यों नहीं आया। किसी ने कह दिया भाई मजिस्ट्रेट तो मर गया। वो उसके बाद सारों में हड़कंप समझ गया, सबको लगा कि भाई कहीं कोरोना के चलते ना मर गया हो। अब वो कोरोना के चलते मर गया तो हमारे अंदर भी कहीं कोरोना ना फैल जाए। लेकिन बाद में जब पूरे मामले की जाँच की गई तो पता चला भैया वो तो 2 साल पहले का मरा हुआ है, उसकी ड्यूटी लगा दी। कमाल देखिए। अब ऐसे लापरवाह अधिकारियों की, कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बताइए, मरने की खबर मेरे जैसा बेशरम पत्रकार हंस के सुना रहा है आपके सामने। क्या करें, ये प्रशासन की स्थिति है। मरने वाले का नाम राजीव रंजन बताया जा रहा। दानापुर भवन में वो जो हैं निर्माण विभाग के अंदर इंजीनियर हुआ करते थे। उनकी 2 साल पहले बीमारी के कारण कैंसर बताया जा रहा, उससे मौत हो गई। लेकिन भाई कुछ भी हो सके, सरकारी विभाग में तो मरे हुए लोगों पे बिजली का मुकदमा दर्ज कर दें तो कुछ भी कर सकते हैं ना जी। ये हाल है इनका। और अनपढ़ आदमी से कह रहे हैं कि 70 बरस का अपना इतिहास संभाल के रखिए। ये बताइए तेरा बाप कहाँ पैदा हुआ, तेरा दादा कहाँ पैदा हुआ, तेरा परदादा कहाँ पैदा हुआ, दस्तावेज संभाल के रखिए। यहाँ इतनी तमीज़ इनको नहीं आ रही है। 2 साल पहले जो अफसर मर चुका है उसकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं। सोचिएगा इस बारे में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खुले में थूकने और शौच करने, कल्पना कर सकते हैं आप, ये दिल्ली से खबर आ रही है। 127 लोगों का चालान किया गया। राजधानी दिल्ली में खुले में थूक रहे हैं लोग और शौच कर रहे हैं। चलिए थूकने को तो मान लेते हैं, लेकिन शौच करने वाला मामला काफ़ी गंभीर है। अब नरेंद्र मोदी जी तो इतने टॉयलेट बनवाए हैं, उनका क्या हो रहा है? राजधानी दिल्ली में अगर खुले में शौच करने पर ये जो है चालान हो रहे हैं तो अपने आप में गंभीर बातें। बता दें आपको, यहाँ के तीनों नगर निगमों में खुले में शौच करने पर या खुले में थूकने पर 1000 रुपये की पेनल्टी का जुर्माना यहाँ तय किया गया है। तो उसी सिलसिले में ये अखबार की रिपोर्ट कहती है, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 127 चालान किए गए हैं राजधानी दिल्ली में खुले में शौच। अगली तरफ चलते हैं। काफ़ी दिलचस्प खबर है, इससे आपको रूबरू होना चाहिए, इसलिए मैंने रोचक बुलेटिन में इसको शामिल किया है। मेरठ की जेल में बंद मिले हैं डीडीसीए के महासचिव विनोद तिहाड़ा। डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के वो महासचिव हैं, नाम है उनका विनोद तिहाड़ा। आजकल उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी और कहा जा रहा था कि वो पता नहीं कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन तो नहीं कर लिया, उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। तो इसी बीच खबर आई है साहब, वो तो मेरठ की जेल में बंद है। अब आप कहेंगे जेल में क्यों बंद है साहब? तो बताया जा रहा है उन्होंने जीएसटी में कुछ घोटाला कर दिया। नोएडा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 16 मार्च को लाके उनको वहाँ मेरठ की जेल में बंद कर दिया। ये भी कमाल की चीज़ है, ना गाजियाबाद करा ना नोएडा की जेल में बंद किया, ले जाके भी मेरठ की जेल में बंद करे। भाई साहब पुलिस भी कमाल का काम करती है, कभी घर वाले पता भी ना लगा पाए कहाँ बंद कर दिया। अरे भैया बता तो दो, कम से कम लोग परेशान घूम रहे हैं। हालांकि खैर घर वालों को तो पता होगा। एसएसपी अजय साहनी के हवाले से ये खबर प्रकाशित की गई है। अब डीडीसीए क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी वाले हैं, जो एनबीए के यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वही हैं, और ये वो पत्रकार हैं जो आपने देखा होगा बांद्रा में स्टेशन के बाहर की मस्जिद की फोटो लगा के बता रहे थे कि मस्जिद के बाहर लोग कैसे जुट गए। अब ये एनबीए का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, ये इस तरीके की सोच रख रहा है तो ये दूसरे चैनल्स को नफरत फैलाने से रोक सकता है क्या? क्या ऐसे शख्स को सीट पे बने रहने का अधिकार है क्या? लेकिन बना है, मोदी जी की कृपा है, बने रहेंगे सब, इसमें कौन रोक सकता है इनको?
तो इसके वो अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने वक्त रहते इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इनका जो ये महासचिव है, शायद इन्हीं के दौर में रहा या किसी और के दौर में रहा, मुझे कंफर्म नहीं है, वो दिल्ली से गायब है, नोएडा से गिरफ्तार है और मेरठ की जेल में बंद पड़ा हुआ है। अमृतसर में फंसे हुए 250 ब्रिटिश नागरिकों को लंदन भेजने के लिए 2 उड़ानें उड़ी हैं पिछले 2 दिनों के दौरान। बुधवार को एक उड़ान उड़ी जिसमें करीब 250 लोगों को ले जाया गया। उससे पहले मंगलवार को भी एक उड़ान उड़ी जिसमें ब्रिटिश के अलावा, यानी कि जिसमें ब्रिटेन के अलावा और भी कई देशों के लोग शामिल हैं। तो देखिए साहब, जिंदगी तो बड़े लोगों की होती है। मजदूरों पे तो लठ बज रहा है जी। अगर घर जाने की बात कर रहे, उन्हें खाने को ना मिल रहा, खाने के लिए आ रहे तो भी लठ बज रहा उन पे कि भैया हमें कुछ खाने को दे दे। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए स्पेशल विमान उड़ाए जा रहे हैं, उनको उनके घरों तक भेजा जा रहा है। और ये उस पंजाब से खबर आ रही है जहाँ कर्फ्यू लागू है भैया। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पता नहीं कहाँ के लोग वहाँ फंसे हुए, निकल के अपने घर तक नहीं आ पा रहे, उनको घर नहीं आने दिया जा रहा और इनको विदेश तक उड़ा के ले जाया जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि मजदूर बड़ा मजबूर होता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।